दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्तों को हमेशा सिर्फ पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं माना गया, बल्कि इन्हें रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। सदियों से दोनों देशों के लोग बिना किसी बड़े तनाव के एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। खुली सीमा, सांस्कृतिक समानता, धार्मिक जुड़ाव और आर्थिक सहयोग ने भारत और नेपाल संबंधों को दुनिया के सबसे अनोखे रिश्ते में शामिल किया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की राजनीति और उसकी विदेश नीति में ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिन्होंने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अब हाल ही में जो खबरें सामने आई है, नेपाल की नई 30 दिन वाली नीति, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह यानी बालेन का भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री से दूरी बनाना और नेपाल में बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं की चर्चा, इन सब ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेपाल अब भारत को खुलेआम चुनौती दे रहा है? क्या नेपाल अब चीन के ज्यादा करीब जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब नेपाल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने वाला है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, क्योंकि नेपाल की राजनीति सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। इसमें चीन, भारत, अमेरिका और पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति जुड़ी हुई है। इसीलिए आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे कि आखिर नेपाल में क्या चल रहा है, बालेन शाह कौन है, विक्रम मिश्री वाली खबर का सच क्या है, 30 डे रूल क्या है और आखिर क्यों भारत और नेपाल के रिश्तों में बार बार तनाव दिखने को मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेपाल आज जिस स्थिति में है वहां तक कैसे पहुंचा। नेपाल लंबे समय तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा। राजशाही थी, भारत के साथ उसके संबंध बेहद मजबूत थे और नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर था। लेकिन 2006 के बाद नेपाल में राजनीतिक बदलाव शुरू हुए, राजशाही खत्म हुई, माओवादी राजनीति मजबूत हुई और नेपाल धीरे धीरे खुद को एक स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान चीन ने नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। चीन ने नेपाल में सड़कें बनाई, निवेश बढ़ाया, राजनीतिक संपर्क मजबूत किए और नेपाल को यह महसूस कराने की कोशिश की कि वह भारत पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय चीन के साथ भी नया रास्ता चुन सकता है। यही वह समय था जब भारत नेपाल रिश्तों में पहली बार गंभीर तनाव देखने को मिले, खासकर 2015 में जब नेपाल में नया संविधान आया और मधेश आंदोलन के दौरान भारत पर अनौपचारिक नाकेबंदी का आरोप लगा। अब नेपाल के एक बड़े वर्ग में भारत के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। चीन ने इसी मौके का फायदा उठाया और खुद को नेपाल के वैकल्पिक मित्र के रूप में पेश करना शुरू किया। अब बात करते हैं बालेन शाह की। बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन के नाम से जानते हैं, नेपाल की राजनीति में एक नए तरह के चेहरे के रूप में उभरे हैं। वह पारंपरिक राजनेता नहीं है, उनकी छवि एक युवा, राष्ट्रवादी और सिस्टम से लड़ने वाले नेता की है। काठमांडू के मेयर बनने के बाद उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जो नेपाल में युवाओं को काफी पसंद आए। खास बात यह है कि बालेन खुद को किसी भी विदेशी प्रभाव से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और नेपाल के युवाओं में उन्हें नई राजनीति का चेहरा माना जाता है। यही वजह है कि जब खबर आई कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री की नेपाल यात्रा के दौरान बालेन उनसे मिलने के लिए उत्साहित नहीं थे या उन्होंने दूरी बनाई, तो सोशल मीडिया पर इसे भारत के खिलाफ नेपाल के राष्ट्रवादी स्टैंड के रूप में पेश किया जाने लगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सचमुच में भारत का अपमान था या फिर यह एक सिर्फ राजनीतिक और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का मामला था जिसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। असल में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि विक्रम मिश्री की यात्रा पोस्टपोन हुई और कुछ मीटिंग्स तय नहीं हो पाई, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया ने इसे इस तरह पेश करना शुरू किया कि जैसे नेपाल ने भारत को ठुकरा दिया हो। यही आज की डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी छोटी डिप्लोमेटिक घटना तुरंत बड़ा भू राजनीतिक युद्ध बन जाती है, जबकि हकीकत यह है कि भारत और नेपाल के बीच आज भी बिजली परियोजनाएं चल रही है, व्यापार जारी है, हजारों नेपाली नागरिक भारत में काम कर रहे हैं और भारत नेपाल को आर्थिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देता रहता है। अगर रिश्ते पूरी तरह खराब होते हैं तो यह सहयोग भी रुक जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अब बात करते हैं उस 30 डे रूल की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेपाल ने भारतीयों के लिए ट्रैवल या बॉर्डर रिलेटेड नियम लागू किए हैं, जिसमें कुछ गतिविधियों पर 30 दिन की सीमा जैसी बातें शामिल हैं। हालांकि इन नियमों की इंटरप्रिटेशन अलग अलग मीडिया संस्थानों ने अलग तरह से की। कुछ ने इसे सामान्य प्रशासनिक बदलाव बताया, जबकि कुछ ने इसे भारत को चुनौती कहा। यही वजह है कि आम लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल एक संप्रभु देश है। उसे अपने बॉर्डर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स तय करने का अधिकार है। भारत भी समय समय पर अपने बॉर्डर पॉलिसीज बदलता रहता है, इसीलिए किसी भी नए नियम को सीधे एंटी इंडिया कदम कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। हालांकि यह जरूर है कि नेपाल की वर्तमान राजनीति में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल बढ़ा है और कई नेता भारत से दूरी दिखाकर घरेलू राजनीति में लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या नेपाल सचमुच चीन की तरफ जा रहा है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसीलिए क्योंकि चीन ने नेपाल में भारी निवेश किया है। चीन नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत जोड़ना चाहता है। नेपाल में चीनी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। चीन नेपाल को यह संदेश देना चाहता है कि वह सिर्फ भारत पर निर्भर ना रहे, लेकिन नहीं इसीलिए क्योंकि नेपाल पूरी तरह चीन के कैंप में नहीं जा सकता। इसके पीछे बड़ा कारण ज्योग्राफी है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता भारत से होकर जाता है। नेपाल की इकोनॉमी काफी हद तक भारत से जुड़ी हुई है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। भारतीय बाजार नेपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें अचानक खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए नेपाल चाहे जितना बैलेंसिंग एक्ट करे, वह भारत को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत भी यह बात अच्छी तरह समझता है। इसीलिए भारत की नेपाल पॉलिसी हमेशा प्रेशर एंड पार्टनरशिप दोनों पर आधारित रहती है। भारत नेपाल को पूरी तरह चीन के प्रभाव में जाने देना नहीं चाहता, लेकिन साथ ही वह नेपाल पर इतना दबाव भी नहीं डालना चाहता कि वहां एंटी इंडिया सेंटीमेंट और बढ़ जाए। यही कारण है कि भारत सार्वजनिक रूप से अक्सर शांत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। अगर आप भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान देखें तो वे कभी भी नेपाल के खिलाफ खुला आक्रामक रुख नहीं अपनाते, क्योंकि भारत जानता है कि नेपाल में जनता के स्तर पर रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि नेपाल की राजनीति में भारत विरोध एक आसान राजनीतिक हथियार बन चुका है। जब भी नेपाल में राजनीतिक संकट आता है, कई नेता भारतीय हस्तक्षेप का मुद्दा उठाने लगते हैं। इससे उन्हें राष्ट्रवादी समर्थन मिलता है। यही राजनीति पहले भी कई बार देखी जा चुकी है। KP शर्मा ओली के दौर में भी भारत नेपाल सीमा विवाद अचानक बड़ा मुद्दा बन गया था। नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, काला पानी और लिपु लेक को लेकर विवाद बढ़ा और चीन ने उसी समय नेपाल के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत किए। भारत ने उस समय भी बहुत सावधानी से प्रतिक्रिया दी थी। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को अब स्ट्रिक्ट पॉलिसी यानी सख्त रवैया अपनाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भारत को नेपाल को आर्थिक दबाव दिखाना चाहिए, व्यापार सीमित करना चाहिए या कड़े डिप्लोमेटिक संदेश देने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करना भारत के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि अगर भारत बहुत ज्यादा दबाव बनाता है तो नेपाल की जनता में एंटी इंडिया भावना और बढ़ सकती है, जिसका फायदा चीन उठा सकता है। इसीलिए भारत आमतौर पर सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल ज्यादा करता है। दोस्तों, नेपाल की राजनीति को समझने के लिए वहां की युवा पीढ़ी को समझना जरूरी है। नेपाल के युवाओं में आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर गुस्सा है। वे पुराने नेताओं से परेशान हैं। यही वजह है कि बालेन शाह जैसे नए चेहरे लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन जब कोई युवा नेता राष्ट्रवाद की बात करता है तो सोशल मीडिया तुरंत उसे भारत बनाम नेपाल के एंगल में देखता है, जबकि कई बार असली मुद्दा नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। इसीलिए हर बयान या हर डिप्लोमेटिक घटना को भारत की हार या नेपाल की बगावत कहना सही नहीं होगा। भारत और नेपाल दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने रिश्तों को राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर रखें। दोनों देशों के बीच सिर्फ सरकारों का रिश्ता नहीं बल्कि लोगों का रिश्ता है। लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार दोनों देश में रहते हैं। धार्मिक यात्राएं, व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक संबंध इतने गहरे हैं कि कोई भी सरकार उन्हें आसानी से तोड़ नहीं सकती। अब अगर भविष्य की
बात करें तो आने वाले वर्षों में नेपाल भारत और चीन के बीच बैलेंसिंग पॉलिसी जारी रख सकते हैं। नेपाल कोशिश करेगा कि उसे चीन से इन्वेस्टमेंट मिले और भारत से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रहे। वहीं भारत कोशिश करेगा कि नेपाल को अपने स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट में बनाए रखें। इसीलिए आने वाले समय में दोनों देशों के बीच छोटे मोटे डिप्लोमेटिक टेंशन दिख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह टकराव की संभावना अभी भी कम दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, एक बात साफ है, दक्षिण एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। छोटे देश अब सिर्फ एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वे बैलेंसिंग डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। नेपाल भी वही कर रहा है और भारत को अब पुराने बिग ब्रदर वाले अप्रोच की बजाय पार्टनरशिप बेस्ड अप्रोच पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आज नेपाल 20 साल पहले वाला नेपाल नहीं है। वहां की नई पीढ़ी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि नेपाल ने भारत को खुली चुनौती दे दी, बालेन ने भारत को अपमानित कर दिया है, या भारत अब नेपाल पर डंडा चलाएगा। ये बातें काफी हद तक सेंसेशनल प्रेजेंटेशन है। वास्तविकता इससे कई ज्यादा जटिल है। हाँ, नेपाल अपनी स्वतंत्र विदेश नीति दिखाना चाहता है। हाँ, चीन नेपाल में प्रभाव बढ़ा रहा है। हाँ, भारत और नेपाल के बीच समय समय पर तनाव होता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते अभी भी मजबूत आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर टिके हुए हैं। इसीलिए सोशल मीडिया की हर वायरल खबर को अंतिम सच मानने से पहले उसके पीछे की राजनीति और डिप्लोमेसी को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।